हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4 और भाग 4 क के बारे में। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड था, और उसमें हमने देखा था आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो भी बातें थी उससे हम संबंधित जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सभी बातों को हम यहाँ पे डिटेल में देखे थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4 और भाग 4 क। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाग 4 में जो आर्टिकल दिए गए हैं वो दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक, ये आपको नोट कर लेना है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निषेध तत्वों को, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड देश से लिया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीति निषेध तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निषेध तत्व, आपको नाम से ही आपको पता चल रहा है कि राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जब भी नीतियाँ बनाएगा उन सभी बातों को ध्यान में रख के बनाएगा जो भी आपके डीपीएसपी में दिया गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए जितने भी हमने पॉइंट बताए। अब आगे देख लेते हैं। और जब भी नीति बनाते समय राज्य इन बातों को ध्यान में नहीं रखता है, यानी इन बातों का अगर उल्लंघन हो जाता है राज्य के कारण, तो आप क्या करेंगे, इनके विरुद्ध जो है अगर इन पालन नहीं करता है इन बातों को जो कि डीपीएसपी में दिया गया है राज्य, तो इसके विरुद्ध जो है आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 37 करता है। यानी ये जो है आपका डीपीएसपी है ये परिवर्तनीय नहीं है, या फिर कहें वाद योग्य नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 37 आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था कि प्रस्तावना, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों जो है वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट कानून होने पे आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आपके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और उसमें देखा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट अधिकार था, वो जारी कर सकता है। लेकिन ये तीनों जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, फंडामेंटल आपका प्रस्तावना हो गया, और आपका डीपीएसपी हो, ये तीनों जो है परिवर्तनीय नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक जो प्रजातंत्र है उसको स्थापित करना। यानी डीपीएसपी का उद्देश्य कभी कभी पूछ देता है तो लिखना है आपको कि देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, अर्थात कहें कल्याणकारी राज्य बनाना, यही भी आपको नोट कर लेना है। तो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना इसका उद्देश्य डीपीएसपी का, और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इन दो बातों को आपको नोट कर लेना है। और जब भी आपको राज्य नीति बनाएगा तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रख के बनाएगा जो कि आपके डीपीएसपी में दिया गया आर्टिकल 36 से लेकर जो भी आप 51 तक पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिए गए। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि 3 जो न्याय है वो सुनिश्चित हो सके भारत के नागरिकों को, और लोक कल्याणकारी राज्य बन सके, ये कहता है आपके डीपीएसपी में दिया गया, जबकि आपको आर्टिकल 38 में ये देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ बातें आपको नोट कर लेनी है। कभी कभी पूछ देता है कि फंडामेंटल राइट बड़ा है या फिर कहें डीपीएसपी बड़ा है, तो इस बात पे एक बहस चली गई थी, उससे एक केस आता है मिनर्वा मिल्स केस। तो इसमें यह कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी है ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था, 1980 का केस है, और यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी जब भी आप इसको पढ़ेंगे दोनों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण या फिर समाज का अगर विकास करना चाहते हैं तो ये जो है दोनों को आपको बराबर, या फिर कहें एक दूसरे को, दोनों को ध्यान में रख के आपको इसमें रखना पड़ेगा, ये कहता है आपके मिनर्वा मिल्स केस। यानी ये एक दूसरे के पूरक है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगला आर्टिकल है 36, ये कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे हमने आपको पढ़ा था कि आर्टिकल आपका जो 12 है आपके फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा था कि राज्य की परिभाषा दी गई है, तो वही जो राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में दिया गया है, आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 37 में हमने कहा था कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, और लेकिन हमने अभी तो यही बात की है कि वाद योग्य नहीं है, और राज्य जब भी नीतियाँ बनाएगा इन सभी तत्वों को ध्यान में रखेगा। इन सब बातों को हम देख लिए, ये आर्टिकल 37 में दिया है। और आर्टिकल 37 में आपको बस यही आपको नोट कर लेना है कि जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। यानी अगर राज्य ऐसा डीपीएसपी का अगर पालन नहीं करती है तो आप इसके विरुद्ध जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 38, आपको यहाँ से आपको ध्यान दे के पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 38 ये कहता है कि
राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ये कहता है आपका आर्टिकल 38। अभी इसी बारे में बात किए हैं कि राज्य का उद्देश्य भी है, और ये भी कहता है आर्टिकल 38 में कि इस प्रकार राज्य कोई व्यवस्था करेगा या भी राज्य जब भी नीतियाँ बनाएगा तो ऐसा करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो भी है 3 प्रकार की न्याय ये सुनिश्चित हो सके और लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। ये कहता है आर्टिकल 38। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल 39। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें जो राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति दी गई है जो कि वो आपको पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्मॉल a b c d करके दिया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि इसमें e f तक दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल a b c d e जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 39 में कुछ दी गई पॉइंट आपको देखना है। ए कहता है 39 का जो ए है, देखिए फ्रेंड्स ये स्मॉल ए है। अभी आगे आर्टिकल आपको इस जो 39 का कैपिटल ए आपको देखने को मिलेगा, तो जब भी आपको कैपिटल ए देखने को मिले तो वो आपको देखिएगा वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। लेकिन जो स्मॉल ए है ये पहले संविधान में ही, जब संविधान का निर्माण हुआ था उसी समय ये स्थित थे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल जो ए कहता है कि जब भी है कि सभी स्त्री और पुरुषों को आजीवन जो है प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी जो स्त्री हैं और पुरुष हैं तो राज्य जब भी अपनी नीति बनाएगा तो उनको ऐसा प्रावधान करेगा कि समान रूप से इनको आजीविका का अवसर प्राप्त हो सके। ये कहता है आर्टिकल 39 का जो ए है स्मॉल ए, ये कहता है स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो सके। ये आर्टिकल 39 का ए कहता है। बी कहता है स्मॉल बी कि राज्य का भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम हित हो सके। कहने का मतलब है कि जितने भी राज्य के भौतिक संसाधन हैं उस पर जो है समान रूप से सभी व्यक्तियों का स्वामित्व हो सके। ये कहता है आर्टिकल 39 का स्मॉल बी। और सी ये कहता है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि सी से आप नोट कर लीजिएगा, सी से आपको याद रखना है सेंट्रलाइजेशन या फिर क्या सेंटर, यानी जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनका केंद्रीकरण करने का मतलब है कि किसी भी कुछ ही गिने चुने व्यक्तियों के पास इन संसाधनों का स्वामित्व न हो। इस प्रकार से राज्य जो है क्या करेगा, वितरण करेगा कि सामाजिक रूप में यानी सभी व्यक्तियों के पास समान रूप से क्या करे, इसका वितरण हो सके जो कि आर्थिक संसाधन है उनका सेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि एक या दो व्यक्तियों के पास या फिर कुछ ही व्यक्तियों के पास इसका जो है स्वामित्व न हो, नियंत्रण न हो। कहने का मतलब ये है कि राज्य सभी को समान रूप से जो है इनका वितरण करेगा जो भी आर्थिक संसाधन हैं। उम्मीद है कि आपको सी समझ में आएगा। सी से आपको नोट कर लेना है, सी से आपको सेंट्रलाइजेशन या फिर क्या सेंटर, उससे आपको याद रखना है। बी से भौतिक, बी से भौतिक, बी से भौतिक आपको नोट करना है। इन सब चीज़ों से आपको क्या होगा कि क्लू मिल जाएगा, आपको की पॉइंट आपको देखना है। डी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा कई बार है। तो ए बी सी डी, डी कहता है कि सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि जो भी आपके स्त्री हैं और पुरुष है अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है समान रूप से उनका वेतन दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो मनरेगा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देखने को मिलता है। अगर कांस्टेबल है, आप देखते होंगे कि कांस्टेबल है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको समान कार्य कर रहे हैं, समान पोस्ट पे है तो उनको जो है समान वेतन दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है। और अगला है देखिएगा 39 का जो स्मॉल ई कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो सके। ये आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 39 का ई कहता है जो स्मॉल है वो कहते हैं कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, यानी राज्य जो भी ऐसे संसाधन या फिर कहे जो भी आपकी नौकरियां या फिर कहे एम्प्लॉयमेंट जो भी चीज़ें हों, जो भी ऐसे कार्य कराएगा जिससे कि स्त्री है चाहे पुरुष श्रमिक है चाहे स्त्री श्रमिक है उनके जो आपके सम्मानजनक जो भी स्वास्थ्य है और या फिर कहे गरिमापूर्ण जीवन है और उनका जो शक्ति है, उनकी जो क्षमता है, उन्हीं के अनुसार कार्य मिल सके। और जो बालक अगर उसमें कर रहे हैं जो श्रमिक हैं उनकी सुकुमार अवस्था का जो क्या करे वो दुरुपयोग ना हो, ये कहता है आर्टिकल 39 का जो स्मॉल ई है। तो ए हमने बताया कि सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा। और बी कहता है कि भौतिक संसाधनों का
स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों के पास उसका जो अधिकतम स्वामित्व हो सके। सी कहता है सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण ना होना चाहिए आर्थिक संसाधनों का, ये भी आपको नोट कर लेना है। और डी कहता है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके। और ई कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो श्रमिक पुरुष है या फिर क्या स्त्री है उनका जो है उनके स्वास्थ्य पर ध्यान हो सके। और ये भी कहे कि उनके शक्तियों के अनुसार ही कार्य मिले और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका जो है दुरुपयोग ना हो, ये आर्टिकल 39 का ई कहता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39 का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये आपको नोट कर लेना है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है और इसमें कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, ये 39A में किया गया है। लेकिन ये तो राज्य का नीति है कि अगर वो नीति बनाता है कोई या फिर कोई भी अपना विधि बनाता है उस समय इन सब चीज़ों पे ध्यान रखे। तो लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो इसके विरुद्ध आप न्यायालय में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है वाद योग्य है नहीं। तो ऐसा कहा गया है कि जब भी राज्य ऐसा नीति बनाएगा तो इन सब चीज़ों को यानी इन बातों को ध्यान में रख के बनाएगा। और इसी के तहत आप देखते होंगे कि जो राज्य जो है नालसा एक्ट लाया था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, और 1987 में इस अधिनियम को लाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है, नालसा। और इसी के उपलक्ष्य में विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। तो नालसा एक्ट जो लाया गया है इसी के उपलक्ष्य में लाया गया है, आर्टिकल 39(1) के मद्देनजर रखते हुए, ये भी आपको नोट कर लेना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो है आर्टिकल आपका आर्टिकल 40, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ज़्यादातर क्वेश्चन आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 इस तरह से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। और MTS के जो कल का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें ये पूछा गया था आर्टिकल 44, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आर्टिकल 40 ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य पंचायतों का गठन करेगा, ये कहता है आर्टिकल 40। और ये गांधी जी के एक ग्राम स्वराज की अवधारणा पे संबंधित है, ये आपका आर्टिकल 40। कभी कभी पूछ देता है कि गांधी जी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 40, ये भी आपको नोट करना है। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहता है। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राज्य सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। जैसे कि आप सुने होंगे मनरेगा, जो कि 2009 का अधिनियम है, पहले नरेगा हुआ तक करता था इसका नाम, 2005 का अधिनियम नरेगा, उसके बाद से इसका नाम जो है बदल के 2009 में मनरेगा कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि राज्य बेकारी जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको निःशक्त जो है उनको क्या करेगा, लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। जो बीमार है, बेकार हैं, बुजुर्ग हैं, निःशक्त हैं, उनको जो है लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, ऐसे कहता है आर्टिकल 41। और इसी के तहत जो जैसे आप सुनते हैं वृद्धा पेंशन योजना लाया गया है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जो है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, इन सब जो भी लाया जाता है आर्टिकल 41 तहत, ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेना है। तो मनरेगा जो है किससे संबंधित है, आर्टिकल 41 वृद्धा पेंशन योजना, ये भी आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा। यानी जो भी जहाँ भी कार्य होगा, जहाँ भी आपके स्त्री या फिर क्या महिला कार्य करती हैं, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करेगा कि स्त्रियों को वहाँ पे प्रसूति सहायता मिल सके। और ऐसा भी प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, ये आर्टिकल 42 कहता है। प्रसूति सहायता पूछता कभी कभी, प्रसूति सहायता किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 42 में, ये भी आपको नोट करना है। आर्टिकल 43 भी इम्पोर्टेंट है, जो राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य जो है सहकारी जितने भी संस्थाएं हैं उनको स्थापना को बढ़ावा देगा। 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत ये जोड़ा गया है। और भाग 9B भी 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया, आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक ये आपको दिया गया। जो आप भाग 9B पढ़े थे, हमने बताया था कि भाग 9B जो है ये 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों का बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 243ZH से 243ZT के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 43 भी हमने बता दिया कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। तो सहकारी समितियां किस में दी गई, आर्टिकल 43B में। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत चर्चा में रहा है, जिससे क्वेश्चन पूछा भी था कल MTS के एग्जाम में। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 44 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। तो समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 44 में, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, UCC। और ये बहुत चर्चा में रहा है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ।
क्रिमिनल लॉ जिसको हम फौजदारी कानून बोलते हैं, इसमें जैसे कि हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, ऐसे जो नियम कानून है वो आपके क्रिमिनल लॉ में आते हैं। और ये जो है समान रूप से लागू किए गए हैं। सभी जितने भी आपके जो भारत है उसमें समान रूप से सभी जगह पे ये लागू किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी भी धर्म का हो, किसी भी आपके जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसको जो है समान रूप से हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, उसको समान रूप से, जैसे कि हत्या के लिए अगर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया और अगर आजीवन कारावास का दिया गया तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति करे, किसी भी धर्म का व्यक्ति करे, उसको जो है ये आपको दंड मिलने वाला है समान रूप से। लेकिन जो सिविल लॉ है, जो दीवानी मामले हैं, जैसे कि तलाक, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार के जो नियम है, इसमें क्या है सभी राज्यों में लागू तो नहीं है। केवल एकमात्र राज्य है जो कि जिसमें जो समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो है गोवा। ये आपको नोट कर लेना है। और उत्तराखंड में लागू करने की बात चल रही है। तो ये जो तलाक, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे नियम है ये सभी धर्मों में अलग अलग है। जैसे मुस्लिम में अलग है, हिंदू में अलग है विवाह का नियम कानून। तलाक, जैसे कि तलाक़ बिद्दत जो था पहले, वो 3 तलाक जो था उसको हालांकि हटा दिया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। अभी फिलहाल में नहीं रह गया 3 तलाक। जैसे गोद लेना, उत्तराधिकार के नियम है, ये सभी धर्मों में अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहने का मतलब ये है, ये चर्चा में इसलिए है कि इसमें कहा गया है कि सभी धर्मों के लिए क्या किया जाए, समान नियम कानून बना दिया जाए जो सिविल लॉ में आते हैं, जैसे तलाक, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार। इसीलिए चर्चा में चल रहा है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए हो कि सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है। और समान नागरिक संहिता कहने का मतलब ये है कि सभी जो आपके जो सिविल लॉ हैं उनके लिए समान रूप से नियम कानून हो, ये कहने का मतलब है। आर्टिकल 44 केवल एक ही राज्य में अभी तक लागू हो चुका है, वो है गोवा। और संपूर्ण देश में लागू करने की ये बात चल रही है। और क्यों इसका विरोध हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सभी धर्म में अलग अलग है। तो सभी धर्म का क्या है, अलग अलग नियम कानून है, विवाह का, गोद लेना, उत्तराधिकार का। तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा ना किया जाए। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा इस पर हमें नहीं सोचना है, बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता दिया गया है और इसका क्यों विरोध किया जा रहा है, ये सारी बातों पे हम बात कर चुके हैं। क्या है क्रिमिनल लॉ, क्या है सिविल लॉ और क्यों विरोध किया जा रहा है। सभी धर्मों में अलग अलग है सिविल लॉ, इसलिए जो है इसका विरोध किया जा रहा था। और आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 45 है ये कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है, जो आप पढ़ते होंगे प्राइमरी शिक्षा, तथा उनकी बाल्यावस्था में देखभाल की व्यवस्था करेगा। ये ऐसा कहता है आर्टिकल 45 में। राज्य ऐसा करेगा कि 6 साल से कम आयु के बच्चे, देखिए फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि 86वें संविधान संशोधन जो 2003 के तहत जो आपके जो 11वां मौलिक कर्तव्य और 21A जो है, आप आर्टिकल 21 से हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, उसको जोड़ा गया था। तो उसमें जो 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ जो है मौलिक कर्तव्य जो है, यहाँ पे जो आपका DPSP है, यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 45 में कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी व्यवस्था करेगा और उनकी जो है देखभाल का भी व्यवस्था करेगा। ये कहता है आर्टिकल 45। तो ये आपको डिफरेंट आपको नोट करना है। यहाँ पे केवल 6 साल से छोटा बच्चा दिया गया, यानी 6 साल से कम आयु के बच्चे। लेकिन वहाँ पे हम देखे थे आर्टिकल 21A में, और हमने देखा था कि जो मौलिक कर्तव्य आप देखेंगे आगे 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए दिया गया है, वहाँ पे शिक्षा की प्रावधान करता है। ये हम आगे देखेंगे। तो ये आपको डिफरेंट आपको नोट कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है, आपको ध्यान से नोट कर लेना है। और आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। और ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए जितने भी हानिकारक मादक द्रव्य हैं तथा अन्य पदार्थों का जो सेवन कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध करेगा। ये कहता है आर्टिकल 47, ये आपको नोट कर लेना है। तो पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, या फिर कहें जितने भी उनके स्वास्थ्य, या फिर कहें पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना। और ये भी कहता है कि जितने भी हानिकारक मादक पदार्थ हैं, और जैसे कि आप शराबबंदी सुने होंगे, इसी आर्टिकल के तहत राज्य करते हैं। अभी गुजरात और बिहार में इसमें लागू कर दिया गया, शराबबंदी कर दिया गया है, ये भी आपको नोट है इसी आर्टिकल के तहत। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लें। तो शराबबंदी पे जो है रोक लगाना, ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। और राज्य जो है लोगों को स्वास्थ्य जो है उनका ध्यान रखेगा और उनके पोषण युक्त भोजन को उपलब्ध कराएगा, ये कहता है आर्टिकल 47। और आर्टिकल 48 ये कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालनों की आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। जितने भी कृषि हैं और पशुपालन जो की जाती है, इनमें जो है आधुनिकता को बढ़ावा देगा और जो दुधारू पशु है उनको सुधारने के प्रयास करेगा, उनको
वैज्ञानिक तौर पे आधुनिक बनाने के प्रयास करेगा, ये राज्य जो करेगा। और ये भी कहा गया है कि जो वध है या फिर गौ हत्या को प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 48 के तहत ही। तो पशुपालन, कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करेगा, ये आपको आर्टिकल 47 में। और गौवध को हत्या करने का रोका गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है आर्टिकल 48 के तहत। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ये आपको नोट कर लें। गौवध जो है यानी गौ हत्या पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाया गया? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48A ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण तथा राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। और इसी आर्टिकल के तहत जैसे आप सुनते हैं कि वन एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये दोनों लाए गए, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पर्यावरण का संरक्षण करने का और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण करने का राज्य ऐसा प्रयास करेगा। और इसी के तहत जो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये डेट आपको याद रखना है कब लाया गया अधिनियम। कभी कभी इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है जो आर्टिकल 48 का है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 49 कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछ देता है कि जैसे कि राष्ट्र जो है राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय जो महत्व के स्थान है उनका संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे कि ताजमहल है, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उनके जो है उनके राष्ट्रीय जो महत्व के लिए क्या करेगा? उनकी रक्षा करेगा, उनका संरक्षण करेगा। ये आर्टिकल 49 आपको नोट कर लेना है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला है आर्टिकल 50 यानी आधा आधा, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य शक्ति हैं उसका पृथक्करण के बारे में कहता है आर्टिकल 50 में। जैसे कि आप सुनते होंगे सरकार तीन जैसे कि होते हैं, व्यवस्थापिका होता है, न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका होता है। तो व्यवस्थापिका कौन होता है? तो व्यवस्थापिका जैसे संसद होती है, वो कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करवाता है या फिर कहें उस नियम कानून को क्रियान्वयन करता है। और न्यायपालिका क्या करती है? इसकी जांच और समीक्षा करती है। तो जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इनके शक्तियों का पृथक्करण किया गया है आर्टिकल 50 में, ये आपको नोट कर लेना है। सरकार में अंग कितने हैं? व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, 3 अंग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 51 कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा और भारत के जो विदेश नीति है उसका संवैधानिक क्या करेगा? आधार पे उसको रखेगा। तो कहने का मतलब जितने भी विदेशी जो नीतियाँ लाई जाती हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों की मध्यस्थता को सुलझाने का जो प्रोत्साहन किया जाता है, इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून और जितने भी इससे संबंधित आपके मध्यस्थता की जाती हैं, जितने भी इससे संबंधित आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर के सुरक्षा की जो वृद्धि की जाती है वो आर्टिकल 51 के तहत की जाती है। तो विदेश नीति किस आर्टिकल के तहत आती है? तो आप कहेंगे 51 के तहत। ये सारे बातें आपको नोट कर लेना है। तो ये था आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमने आपके उससे बारे में बात कर ली है डिटेल में। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि जो DPSP के जो आर्टिकल है यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आर्टिकल से ही, ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ वक्तव्य है, जैसे कि KT शाह ने कहा है कि जो DPSP है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की जो इच्छा पर निर्भर करता है। यानी बैंक कहने का मतलब है राज्य की इच्छा हो, तो ये आपको कहने का मतलब कि राज्य की अगर इच्छा होगी तो इन नीतियों का पालन करेगा। तो उसी आधार पर कहा है कि प्रोफेसर KT शाह ने कहा कि राज्य नीति तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला पूछा है कि सर आइवर जेनिक्स ने कहा है कि इन्होंने नीति निषेध तत्वों को पूर्ण आत्माओं का महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इन्होंने नीति निषेध तत्व को क्या कहा है? पूर्ण आत्माओं का महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। ये 2 वक्तव्य हैं जो आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के बारे में, जो कि भाग 4A से संबंधित है। तो भाग 4A जो है सबसे पहला आपको पॉइंट इसमें नोट कर लेना है, ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, पहला पूछता है कि क्या मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय क्या मौलिक कर्तव्य थे? तो आपको लगाना है नहीं, उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो आप पढ़ते होंगे वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। 51 आर्टिकल जो है 51 जो आर्टिकल दिया गया है ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो भाग 4A 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 51A भी आता है उसमें जोड़ा गया है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है रूस से ग्रहण किया गया है। USSR होता था उस समय, उसका नाम
वहाँ से लिया गया है आपका मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाग 4A से संबंधित। अब देख लेते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं जो आपके वनडे एग्जाम में तो शायद ही ऐसा बनता। वनडे एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी था आपके जो हमने ऊपर बताए हैं, लेकिन जो आप थोड़ा सा लेवल के एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आपको 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, ये आपको नोट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए जो पहला है, पहला मौलिक कर्तव्य है तो ABCDEFGHIJK से हम याद करेंगे। के होता है 11, ए होता है 1, तो A1 होता है, इसको हम एंथम से याद रखेंगे। ए मतलब एंथम यानी एक। तो पहला मौलिक कर्तव्य कहता है एंथम से आप नोट करिए। एंथम मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। तो एंथम यानी इसमें आपको की पॉइंट ढूंढना है। तो एंथम की बात किस में करता है? तो आपको पहला ए, तो ए से एंथम यानी राष्ट्रगान की बात करता है। ध्यान सुनिए, तो पहला जो मौलिक कर्तव्य कहता है कि सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों तथा संस्थाओं को तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है, अभी हमने आपको बताया कि आपके प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और DPSP प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसके विरुद्ध जो है दंड का प्रावधान नहीं किया गया या फिर इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कहता है मौलिक कर्तव्य और आपके DPSP और आपका प्रस्तावना। तो ये भी जो है आपका वाद योग्य नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एंथम से आपको नोट कर लेना राष्ट्रगान। तो पहला जो आपका मौलिक कर्तव्य उसमें राष्ट्रगान आता है, तो इसका मतलब ये भी आपको नोट कर लेना कि सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, जो भी संविधान के आदर्श हैं, उसके संस्थाएं हैं उनका, और राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये कहता है आपका पहला आपका मौलिक कर्तव्य। दूसरा है बी से मतलब ब्रेव। बी से ब्रेव आपको नोट कर लेना। ब्रेव मतलब साहस, यानी जिन्होंने स्वतंत्रता के समय साहस दिखाया था, उनके जो आदर्श हैं उनको जो है अपने हृदय में संजोए। ये कहता है आर्टिकल बी से ब्रेव, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता में जो भाग लिए थे, उनके जो आदर्श हैं, यानी स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाली जो नीति हैं, उनके आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में संजोए रखें। ये कहता है जो आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य बी से ब्रेव मतलब साहस, स्वतंत्रता के लिए जो लड़े थे वो कहता है ब्रेव। तो बी से ब्रेव ये आपको नोट करना है। ए से एंथम, तो एंथम राष्ट्रगान। और ये भी नोट कर लेना है कि ए जो एंथम कहता है ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ए वाला जो कहता है पहला जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें राष्ट्रीय गान कहता है और राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन कहीं भी राष्ट्रीय गीत का जो है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। ये आपको नोट कर लेना है। तो कभी ऐसा हो सके कि आपको कन्फ्यूजन के तौर पे क्वेश्चन पूछ सके कि क्या मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है राष्ट्रीय गीत का, तो आपको लगाना है नहीं। या फिर स्टेटमेंट के तौर पे ऐसा पूछ सकता है कि आपको ए में दे देगा राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, राष्ट्रीय गान का उल्लेख है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख है, या फिर कहे तीनों का उल्लेख है, या फिर A-B करके देखा। तो ऐसे कन्फ्यूजन के तौर पे आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको लगाना है कि राष्ट्रीय जो मौलिक कर्तव्य है उसमें राष्ट्रीय गीत का कहीं उल्लेख नहीं है। सी से कंट्री, यूनिटी। सी से कंट्री क्या है? एक यूनिटी है हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट आप पढ़ेंगे उसी से आपको ना। सी से कंट्री, कंट्री ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट यानी यूनियन, यानी जहाँ भी आपके भारत की संप्रभुता, एकता, यूनिटी, एकता, अखंडता को रक्षा करें। यानी जितने भी आपको ये सारी पॉइंट आपको आपके जो की पॉइंट है ये आपको याद रखना है। इससे आपको मौलिक कर्तव्य याद रखने में आपको आसानी होगी। जब भी आप 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ए से एंथम, तो सभी नागरिकों को कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्श और संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। बी से ब्रेव, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। ये कहता है बी। सी कहता है कंट्री यानी यूनिटी, यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करे। ये कहता है आर्टिकल आपका तीसरा जो है, तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा कहता है डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा करे, यानी देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे आवश्यकता पड़ जाए जिसमें देश की रक्षा के लिए आपको भर्ती किया जाए या फिर आपको आह्वान किया जाए कि आइए आप अपने देश का रक्षा कीजिए, तो उस समय ये कहता है आर्टिकल डी कि देश की रक्षा करें। ये कहता है डिफेंस मतलब रक्षा करना। तो डिफेंस, डी से डिफेंस रक्षा करना, देश की रक्षा करना। और अगर ऐसा करता है कि देश आह्वान करता है कि आप आइए देश की रक्षा करें, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देश की सेवा करेंगे, ये कहता है डिफेंस में। डी चौथा आपका मौलिक कर्तव्य। उम्मीद है कि 4 आपको समझ में आएंगे। 5वां कहता है ई से 5 यानी इक्वलिटी, यानी देश में समरसता की भावना या फिर समान बंधुत्व की भावनाओं को बनाए रखे। ये आपको कहता है आर्टिकल जो आपका जो 5वां है, ई से आपको याद रखना है 5वां जो मौलिक कर्तव्य ये कहता है। तो समरसता, इक्वलिटी मतलब समानता, समरसता, समान बंधुत्व के बारे में भावनाओं को बनाए रखें, यानी देश में समरसता को बनाए रखें और समान बंधुत्व की जो भावनाएं हैं उसको बनाए रखें। ये कहता है आपका जो 5वां मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इक्वलिटी से आप समानता, समरसता, ये आपको नोट कर लेना है, ये की पॉइंट है। एफ मतलब फैंसी, फैंसी मतलब संस्कृति, सामाजिक। आप सुनिए फैंसी कार्यक्रम जो होते हैं उसमें आपको आपकी जो कल्चर है वो दिखाया जाता है, वो आपके ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से रिलेट करना है। तो फैंसी देश की सामाजिक संस्कृति तथा गौरवशाली जो परंपरा है उनको समझे और इसे बनाए रखे, ये कहता है एफ। यानी एफ मतलब होता है 6, यानी 6वां जो आपका मौलिक कर्तव्य ये कहता है फैंसी। जी से 7 यानी ग्रीन। तो ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण होता है, प्राकृतिक जो प्राकृतिक हैं जितने भी आपके नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, इनकी रक्षा करे। वन्य है, वन्य जीव है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, इनकी रक्षा करे। ये सब क्या है, ग्रीन, एक तरह से ग्रीन, हरे भरे हैं, प्राकृतिक हैं, इससे आपको रिलेट करना है। तो G7, तो 7वां जो कहता है G7, 7वां ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो ग्रीन जो 7वां कहता है मौलिक कर्तव्य कि प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इनकी रक्षा करें। वन है, वन्य जीव है, नदियाँ हैं, झीलें। क्वेश्चन पूछा होता है कि किस मौलिक कर्तव्य में नदियाँ और झीलों का रक्षा करने की बात करता है, तो मौलिक कर्तव्य आपका G से 7 यानी ये कि प्राकृतिक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ग्रीन हरा भरा प्राकृतिक चीज़ें, पर्यावरण की रक्षा करें, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करें, नदियाँ और झीलों की रक्षा करें। एच से ह्यूमन यानी 8 है, तो H 8वां नंबर पर आता है यानी ह्यूमन से। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद यानी मानव जो होता है ह्यूमन होता है, मानववाद और ज्ञानार्जन जो होता है तथा उसकी सुधार की भावना को बढ़ावा दे, ये कहता है आपका जो H है यानी 8वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को बढ़ावा दे, ये कहता है आपका जो 8वां आपका मौलिक कर्तव्य है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला है आई। तो आई क्या होता है, 9वां नंबर। तो 9 से होता है आपको नोट कर लीजिए कि आई से होता है 9। और इनकम, आई से आपको याद रखना है इनकम, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति हैं, जैसे कि आप रेलवे की जितनी भी संपत्ति हैं, राज्य की जितनी भी संपत्तियाँ हैं, यानी जो भी सार्वजनिक संपत्ति हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवेज हो गए, इस तरह के जितने भी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं, ये इनकी क्या करें, रक्षा करें और जो भी हिंसा है उनसे दूर रहें, यानी हिंसा न करें। तो ये कहता है आपको नोट करना है। इनकम क्या होता है, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की बात करता है कि जितने भी सार्वजनिक संपत्ति हैं उनकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे, ये कहता है। तो क्वेश्चन पूछा था सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा से दूर रहने की बात किस आपके मौलिक कर्तव्य में की गई है, तो आपको नोट करना है जो आई है यानी 9वां आपका मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। अब देखिए जे कहता है, जे से मतलब होता है 10वां नंबर पर आता है, जिसे इसका की पॉइंट है ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट मतलब होता है समूह, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने की सतत प्रयास करें, ये कहता है आपके जो 10वां आपका मौलिक कर्तव्य। 11वां है के से नॉलेज। के से नॉलेज किसमें आएगा, जिसमें शिक्षा की बात की जा रही हो। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता व अभिभावक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये ये आपका जो मौलिक कर्तव्य 11वां ये कहता है। और अभी हमने बताया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके ये जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सरोवर सिंह समिति के इस सिफारिश पे, और उसके बाद से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही एक आर्टिकल 21A जोड़ा जाएगा, तो आपको फंडामेंटल राइट में हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी प्रकार का कोई सजा नहीं, ये हम आप पढ़ चुके हैं। और मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आज हम लोग पढ़े आपके DPSP और मौलिक कर्तव्य के बारे में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि इतनी सारी पॉइंट हमने बात की हैं आपको समझ में आई हो। और दोनों ही जो हम पढ़े हैं DPSP और आपके मौलिक कर्तव्य, ये वाद योग्य नहीं है। और किस से लिया गया, किस देश से लिया गया है, तो DPSP हमने बताया कि आयरलैंड से लिया गया, और मौलिक कर्तव्य बताया हमने USSR यानी रूस से लिया गया। DPSP का आर्टिकल 36 से 51 बताया हमने, उसका जो एक ही आर्टिकल है 51A,
और वो जो है 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्तर पे सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। उसमें केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिलहाल में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां जोड़ा गया है। हमने बता दिया 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और ये भी हमने बताया कि जो आपका मूल संविधान है उसमें कोई आपके मूल कर्तव्य नहीं थे। इन सब बातों को आप ध्यान में एक बार खुद से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसका जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते, वहाँ पे हम आपको दे देंगे। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,